जेंजी ने जिस बंदे को ऊपर उठाया शायद वो यही भूल गया कि वही जेंजी इसको नीचे भी गिरा सकती है। यही कुछ हुआ इंडियन पॉलिटिशियन एंड एमपी राघव चड्ढा के साथ। राघव चड्ढा कल तक पार्लियामेंट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे बात किया करते थे और स्टूडेंट न्यूज पे इतनी आग भरी स्पीच दिया करते थे कि जेंजी उनसे काफी हद तक रिलेट कर पाती थी और इनको हमारा नेता बोलती थी। लेकिन आज उसी के इंस्टाग्राम पे ट्रेटर लिखा हुआ आता है हर दूसरे कमेंट में। राघव चड्ढा जो कि 37 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और राज्यसभा एमपी मतलब अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर, जिन्हें डायरेक्टली पब्लिक वोट से नहीं बल्कि स्टेट के एमएलए चुनते हैं। 24 अप्रैल 2026 को ये आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इनके ये ज्वाइन करते ही इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स घट जाते हैं। लेकिन क्यों? पार्टी बदलना तो कॉमन है, हर कोई पार्टी बदलता है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसे वो पहले अनपढ़ गुंडों की पार्टी बोला करते थे। अब ये कोई नेटफ्लिक्स थ्रिलर या कुछ स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, ये असली इंडियन पॉलिटिक्स है। और अगर तुम्हें अभी समझना है कि असल में ये हुआ क्या है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो पहले ये बेस समझ लो, नहीं तो ये सारा कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा। तो देखो, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है लाइक पाकिस्तान जैसी, जिसमें प्रेसिडेंट है नॉमिनल हेड, जिसका सेरेमोनियल रोल होता है जिस दिखावे का, लाइक रिबन कटिंग, लॉ साइन करना एंड एक्सेट्रा। लेकिन इसके पास असली पावर नहीं होती। असली पावर तो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, जो कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। अब ये समझो, पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट इन 2 हाउसेस से बनता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन 2 हाउसेस की बात करते हैं। लोकसभा, जिसको आप हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कह सकते हो, जिसमें 543 मेंबर्स होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और यहीं से प्राइम मिनिस्टर बनता है, यहीं से मनी, बिल्स, टैक्स, बजट एक्सेट्रा शुरू होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलूं कि अगर यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, मतलब अगर मेंबर्स कह दें कि हम इस गवर्नमेंट पे यकीन नहीं रखते, तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है या डिसॉल्व हो जाती है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी यही सिस्टम है। लोकसभा के बाद आता है राज्यसभा, जिसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कह सकते हो। इसमें है 245 मेंबर्स, जिनको स्टेट के एमएलए मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट की असेंबली में है, वो लोग वोट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। अब घबरा ना जाना, मतलब सीट्स, पॉपुलेशन और पार्टी स्टैंड के हिसाब से बनती हैं। टर्म 6 साल का है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। लेकिन ये परमानेंट हाउस है, कभी फुली डिसॉल्व नहीं होता। नॉर्मल बिल्स का दोनों हाउसेस में पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन मनी बिल्स में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। तो इंडिया में भी 3 मेन पॉपुलर और डोमिनेंट पार्टीज हैं, लाइक जैसे पाकिस्तान में पीपीपी या पीटीआई। सो इसमें फर्स्ट पे आता है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नंबर 2 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और नंबर 3 पे आता है एएपी या आम आदमी पार्टी, जिसके फाउंडर और लीडर हैं अभी अरविंद केजरीवाल। एंड ये पार्टी 2012 में 80 में पावर में आई थी। लेकिन असल सवाल ये है कि एएपी जैसी नई पार्टी इतनी जल्दी पावर में कैसे आई? तो इसका असली ट्रिगर था 2011 की अन्ना हजारे मूवमेंट, जिससे इंस्पायर होकर अरविंद केजरीवाल ने इसकी बुनियाद रखी। अन्ना हजारे, जो कि 88 साल के सोशल एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता है महाराष्ट्र से, ये पहले इंडियन आर्मी में ड्राइवर हुआ करते थे। बाद में 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर में भी ये शामिल हुए। फिर आर्मी को छोड़कर ये गांव की डेवलपमेंट और करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने में लग गए। उन्होंने नोटिस किया कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी दोनों करप्ट हो चुकी हैं, इसलिए एक्शन की नीड है। उन्होंने 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल शुरू की और पहली बार ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट मिला। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें ज्यादातर यंग लोग और मिडिल क्लास थे। और इस सारी मूवमेंट का एक बड़ा मकसद था जॉन लोकपाल बिल को पास करवाना, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ जो कि करप्ट नेताओं और ऑफिसर्स की जांच कर सके और कोई भी नेता इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना डाल सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसी मूवमेंट से 2 लोग बड़े फेमस हुए, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा। अन्ना हजारे मूवमेंट ने इंस्पिरेशन दी, लेकिन 2012 में आम आदमी पार्टी की बुनियाद अरविंद केजरीवाल ने रखी। इस पार्टी का बेसिक आइडिया था कि मैं भी आम आदमी हूँ, करप्शन खत्म करो, फ्री बिजली, पानी और अच्छी हेल्थ एजुकेशन दो। एंड देन राघव चड्ढा इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर अरविंद केजरीवाल के साथ एएपी की फाउंडिंग टीम में शामिल हो गए।
बात की जाए राघव चड्ढा के बैकग्राउंड की, तो राघव चड्ढा 1988 में बोर्न 37 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री इन्होंने 22 साल की उम्र में कंप्लीट की। लेकिन वेट, इनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर ये पॉलिटिक्स में कैसे आए? तो 2011 में अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट से ही पॉलिटिक्स में आया। फिर जब 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी, तो फिर इसी अन्ना हजारे मूवमेंट से इंस्पायर होकर ये केजरीवाल के साथ एएपी की फाउंडिंग टीम में शामिल हो गए। 26 साल की उम्र में ये नेशनल ट्रेजरर मतलब पार्टी का हिसाब रखने वाला, देन 2022 में राज्यसभा एमपी बना, देन दिल्ली जल बोर्ड जो कि दिल्ली का पानी सप्लाई एक्सेट्रा का काम देखता है, उसके वाइस चेयरमैन भी बना। अगर इसकी पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो ये पार्लियामेंट में इतना फेमस तब था क्योंकि ये उन प्रॉब्लम्स पे बात करता था जो कि एक आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करनी पड़ती थी। जेंजी को जो प्रॉब्लम्स थी उन पे ये बात करता था, जिससे काफी हद तक सारे बंदे से रिलेट कर पाते थे। मतलब कॉमनली पार्लियामेंट में कोई ऐसे बात नहीं करता था इन प्रॉब्लम्स पे, तो ये बात करता था, तो इसलिए काफी लोग इसे पसंद करते थे। मतलब नॉर्मली वो डाटा ड्राइवन आर्टिकुलेट स्पीचेस के लिए ज्यादा फेमस था। जेंजी में तो ये बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन क्यों? क्योंकि जेंजी इसको इसलिए पसंद करती थी कि ये पार्लियामेंट में उनके असली इश्यूज पे बात करता था, लाइक स्टूडेंट डेब्ट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट टैक्सेशन एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड एक्सेट्रा। देन वो इन्हीं चीजों को हाईलाइट करके रील्स अपलोड करता था इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम पे इसे काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, जिसकी वजह से इसके फॉलोअर्स 14 मिलियन प्लस हो गए थे। लोग कहते थे कि ये नेता उनकी तरह सोचता है, बोलता है, उनके लिए आवाज उठाता है, उनके इश्यूज को पार्लियामेंट में हाईलाइट करता है, कि जो कि यूजुअली कोई और नहीं करता। एंड देन जब 24 अप्रैल 2026 को इसने बीजेपी को ज्वाइन किया ऑफिशियली, तो लोगों ने इसे मैस अनफॉलो किया। काफी लोग इसे ट्रेटर बोल रहे थे। 1.1 मिलियन प्लस लोगों ने एक ही दिन में इसे अनफॉलो किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसने अपने फॉलोअर्स को मेंटेन करने के लिए फेक फॉलोअर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे जो बची कुछ इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई। अब ये बात समझ लो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एमपी या एमएलए कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सीट भी जा सकती है और वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, जो कि 1985 में ऐड किया गया था। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब कोई एमपी या एमएलए कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है और उसकी सीट भी जा सकती है। लेकिन राघव चड्ढा तो सेफ है क्योंकि उसने एक ऐसा लूप होल यूज किया जो कि ग्रुप डिफेक्शन को लीगल बना देता है, जिसे 2/3 मर्जर क्लॉज कहते हैं। उसने इस 2/3 मर्जर क्लॉज को यूज किया, जिसका सिंपल मतलब है कि पार्टी के 2/3 से ज्यादा मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करते हैं तो उनकी सीट सेफ रहती है। एएपी के राज्यसभा में 10 एमपीज हैं। फिर क्या होता है, 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने और प्लस 6 और एएपी राज्यसभा एमपीज ने एएपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड पार्टी चुनने की वजह ये बताई गई कि मैं राइट मैन था रॉन्ग पार्टी में, मैंने एएपी को 15 साल डेडिकेट किया, लेकिन अब वो करप्शन एलिगेशंस और इंटरनल पावर स्ट्रगल्स का शिकार है। लेकिन ये इसी वजह नहीं थी, असली ट्रिगर तो कुछ और था। दरअसल बात ये है, 2 अप्रैल 2026 को एएपी ने इनको डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया था और सॉफ्ट पीआर बोलकर क्रिटिसाइज किया था। एंड सॉफ्ट पीआर का मतलब कि कोई हैवी अटैक्स या सीरियस इश्यूज पे बात ना करना, बल्कि लाइट सेफ टॉपिक्स चुनना जो कि लोगों को भी पसंद आए और बड़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, ताकि कूल पर्सनल इमेज बनाई जा सके। मजीद कहा कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता और इस वक्त शीश महल कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल पे एक एलिगेशन है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल बंगलों को बहुत ही एक्सपेंसिव और लेविश बनाया एक्सपेंसिव चीजों से, और अब 2026 में इसका पार्ट 2 भी आ गया और इन एलिगेशंस को एएपी ने ठुकराया। और अगर बात की जाए कि इन्हें हेट क्यों मिली, तो इसकी वजह ये थी कि ये पहले बीजेपी को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज किया करते थे। लोगों को कहना है कि सब नेता पार्टी बदलते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी पीटीआई से पीएमएल तक ये सारा पार्टी बदलना वगैरह होता रहता है, यहाँ भी सेम वही गेम है। लेकिन ये जेंजी का आइकन थे, इस वजह से बिट्रेयल ज्यादा बुरा लगा। कुछ का तो ये कहना है कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को यूज किया, मतलब तोड़ना फोड़ना, एंड लोटस बीजेपी का सिंबल है इसलिए ये नाम है, मतलब दूसरी पार्टी से नेता तोड़ना और अपनी तरफ लाना। आप असल बात पे आते हैं जो कोई नहीं बोल रहा, ये आइडियोलॉजी से ज्यादा सर्वाइवल और फ्यूचर करियर का कैलकुलेटेड मूव था। तो सुनो, इससे 2/3 मर्जर क्रॉस का यूज किया ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जा सके और सीट भी ना जाए और डिस्क्वालिफिकेशन भी ना हो, और यही हुआ, सीट नहीं गई, सेफ रही। और
एएपी को छोड़ने की एक और बड़ी वजह भी ये है कि एएपी अंदर से टूट रही थी। केजरीवाल के इश्यूज चल रहे थे, पावर फाइट थी और शीश महल कंट्रोवर्सी भी चल रही थी एंड राघव चड्ढा साइडलाइन फील कर रहा था। और एक और भी तो बात बुरी हुई कि उसे डिप्टी लीडर की पोस्ट से भी तो हटाया गया। एंड शीश महल 2 कंट्रोवर्सी ने तो इस सब को एक परफेक्ट टाइमिंग दे दी। उसने अपना मूव जस्टिफाई किया और कहा कि ये अब आम आदमी वाली नहीं बल्कि लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली पार्टी बन गई है। एंड इन सब को मद्देनजर रखते हुए उसने बीजेपी को ज्वाइन किया। अन्ना हजारे ने भी कमेंट किया कि ये एपी लीडरशिप की गलती है। अगर पार्टी राइट पाथ पे रहती तो लोग छोड़कर नहीं जाते। उन्होंने पार्टी छोड़ने को सेल्फिश नीड्स के लिए गलत कहा। हर पार्टी में ऐसा होता रहता है, लेकिन राघव चड्ढा जेनजी में ज्यादा पॉपुलर थे इसलिए ज्यादा बिट्रेयल फील हुआ। सो क्या अब ये हेट कमेंट्स को इग्नोर करके यूथ और मिडिल क्लास के रियल इश्यूज पे आवाज उठाएगा या नहीं? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो पार्टीज बदलना कोई आम बात नहीं, लेकिन अपने कोर वैल्यूज बदलने नहीं चाहिए। एंड ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।